जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें गुलाम वंश के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सभी क्लासेज अवेलेबल हैं। इसके पहले जो हमने चैप्टर कराया उसमें प्रारंभिक तुर्क के विषय में पढ़ा दिया, अर्थात विभिन्न जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आए हुए थे, आक्रमण किए हुए थे, उनके विषय में हमने जान लिया है। सबसे पहले अरब के जो आए थे उन्होंने आक्रमण किया, फिर उसके बाद तुर्क आए उन्होंने आक्रमण किया, और कौन कौन से लोग थे, कैसे थे, हमने सभी चीज़ें जान ली हैं। मोहम्मद गौरी जो कि आता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करता है। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध वह जीत जाता है और यहाँ पर साम्राज्य अपना स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गुलाम था वह मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमें गुलाम वंश के विषय में पढ़ना है और इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी क्लासेस आपको कराई जाएंगी। विभिन्न नोटिफिकेशंस, जानकारी, इन सभी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, गुलाम वंश के विषय में जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को जानते हैं, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके वंश जो विभिन्न होते हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों का शासन रहता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, 5 वंश रहते हैं। पांचों वंश के विषय में पढ़ना है। इस क्लास में हम आपको गुलाम वंश के विषय में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक ने 1320 से 1414, सैयद वंश ने 1414 से 1451, लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया हुआ था। कुल मिलाकर ये 5 वंश थे। एक एक वंश करके हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में मुगल काल भी है, तो मुगल काल को भी समझेंगे। विभिन्न जो शासक थे मुगल काल में उसको भी हम समझेंगे। मुगल काल तो हम बाद में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद, उसके बाद 5 वंशों के बाद मुगल वंश की शुरुआत होगी। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है, और इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दास वंश, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका संस्थापक जो गुलाम वंश का माना जाता है, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? ममलुक वंश भी कहते हैं। ममलुक वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका भी अर्थ स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान होता है। गुलाम वंश की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 11 शासक हुए थे। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक शासन करता है। आराम शाह जो कि 1210 में ही शासन करता है। उसके बाद इल्तुतमिश इसको पराजित करके शासन ग्रहण कर लेता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करती है, और बहराम शाह 1240 से 42। फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, बलबन 1266 से 1286, कैकुआद 1286 से 1290, और शमसुद्दीन क्वेमर्स जो है 1290 ईस्वी में शासन करता है। उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। इसमें हमें मुख्य रूप से किसको किसको पढ़ना है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक पेपर में पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश पूछे जाते हैं, रजिया सुल्तान पूछी जाती हैं, और यहाँ पर बलबन पूछे जाते हैं। ये कुल मिलाकर 4 शासक के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही कार्य किए हैं। आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, ये सभी कोई ऐसे प्रमुख कार्य नहीं किए हैं जो पूछा जा सके, या कोई ऐसे युद्ध भी नहीं किए हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रथम शासक गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, जो कि 1206 से 1210 तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दिल्ली सुल्तनत का पहला शासक, एक प्रकार से पहला सुल्तान माना जाता है, और इसी को दिल्ली वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि आपको बताया ही हमने। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान वह जब जाने लगा था, तो भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, और भारत में उसके नाम से शासन वह करने लगे।
राज्यारोहण कब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। जब यह एक प्रकार से स्वतंत्र शासक बना तो यह दास्ता से मुक्त नहीं था, अर्थात वह मोहम्मद गौरी का दास ही कहलाता था। इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की हुई थी, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधियों के साथ यह शासन करता था। तो ये हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और यहाँ पर लूटपाट के बाद जब मोहम्मद गौरी जाने लगता है तो अपने शासन को यहाँ पर दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर जो है शासन करने लगता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसे विभिन्न उपाधियां भी मिली हैं। इसे लाख बख्श की उपाधि मिली है, हातिम ताई की, कुरान खां की उपाधि मिली है। ऐबक के दरबारी विद्वानों की बात करें तो हसन निजामी जैसे विद्वान इसके दरबार में उपलब्ध थे। फ़क्र मुताबिर भी जो है इसके दरबार में थे। कुतुबुद्दीन जो थे वह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर, जो कि एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर यह कुतुब मीनार बनाया हुआ था। इसके आधारशिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, उसी के नाम पर यह रखता है, लेकिन इसकी शुरुआत तो यह कर देता है, पूरा इसे इल्तुतमिश करता है। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक वंश ने कराया, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो विभिन्न निर्माण कार्य भी इसने किए हुए हैं, जैसे कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में बनवाया, जो कि एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तोड़वा कर 2.5 दिनों में इसको पूर्ण करवा के इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दे दिया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते हुए समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बनने लिया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये विभिन्न जो गुलाम थे वह शासक बनते गए, और यह भी एक कारण है कि जिसे गुलाम वंश इसका नाम पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? आराम शाह, जो कि उसका पुत्र था और वह अयोग्य शासक था, जिसे 1211 में इल्तुतमिश हटाकर खुद शासक बन जाता है। इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद जो है अगला शासक बना, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, और इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी धारण की, और इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और दिल्ली को अपनी राजधानी भी इसी ने बनाई हुई थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, और वह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया हुआ था, क्योंकि वह गुलाम अपने आप को मानता था, और सिपहसालार की जो उपाधि होती है उसको लेकर वह शासन करता था। इसी के समय में, इल्तुतमिश के समय में, मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था, जलालुद्दीन मांगबरनी के ऊपर आक्रमण किया था, और वह भाग कर आता है जलालुद्दीन मांगबरनी की इल्तुतमिश से शरण लेता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, हमें चंगेज खां से बचा लीजिए। और इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की हुई थी, क्योंकि चंगेज खां जैसा ऐसा आक्रमणकारी था जिस पे भी आक्रमण करता था उसे समाप्ति कर देता था उस एक प्रकार से। तो इसलिए उससे बचने के लिए इसने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण में लेने से इनकार कर दिया था, और एक समझदारी दिखाई हुई थी। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। एकता प्रणाली क्या होती है? जो धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाए, अर्थात जैसे किसी को सैलरी रुपया दी जाती है अब के समय में, परंतु जो ये इल्तुतमिश है इसने भूमि प्रदान किया हो, जैसे जिसकी जितनी सैलरी थी, जिस हिसाब से काम था, जिस हिसाब से उनकी पोस्ट हुआ करती थी, उतना भूमि उन्हें प्रति माह प्रदान कर दी जाती थी। सेना जो है, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के जो है टका
यह चांदी का सिक्का था, जीतल यह तांबे का सिक्का था और इसका अनुपात क्या हुआ करता था, 1:48 हुआ करता था। इल्तुतमिश की प्रमुख युद्धों की बात करें तो 1215 में, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताइएगा कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो आपने देखा होगा कुतुबुद्दीन का एक और गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम हुआ करता था यालदौज, और एक होता था कुबाचा। कुल मिला के 3 गुलाम मोहम्मद गौरी के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाचा। तो यालदौज जो था उससे तृतीय युद्ध होता है तराइन का, किससे, इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश तराइन के तृतीय युद्ध में यालदौज को हरा देता है। 1217 में मसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 में बंगाल विभू के यहाँ के शासक गयासुद्दीन को वह पराजित करता है। सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को वह पराजित करता है। 1226 से 31 में राजपूतों पर विजय प्राप्त करता है। 1235 में पंजाब के खोखरों पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, क्योंकि यह जानता था इसका जो पुत्र है वह उतना योग्य नहीं है कि शासक बन पाए। रजिया के अंदर सभी क्वालिटीज़ थी, वह योग्य थी, इसलिए इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया रहता है। परंतु जब यह मर जाता है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर, जो कि उत्तराधिकारी वह बना के गया रहता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि सुल्तान अर्थात इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, 40 सरदारों ने उसे शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ था कि मेरे बाद रजिया सुल्तान जो है शासक बनेंगी, और उन्होंने ही न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनना, जिसको न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के सामने अगर आ जाए तो उसे न्याय की गुहार लगाना कहते हैं और उसकी न्याय उसको दिया जाएगा। तो रजिया सुल्तान ने यही किया और जो विभिन्न जनता थी वहाँ की, उन्होंने हस्तक्षेप किया कि अगर इल्तुतमिश ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया हुआ है तो आप जो है रुकनुद्दीन फिरोज को कैसे बना रहे हैं। तो उसके बाद यह शासिका बन जाती है, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका के रूप में रहती है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करती है। रजिया सुल्तान की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके आमिर याखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया हुआ था। याकूत एक वहाँ पर व्यक्ति था जो कि उसे प्रमोशन कर देती हैं रजिया सुल्तान और उसे अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर देती हैं, और इन्हीं कारणों से जो तुर्की अमीर थे दोनों के बीच में प्रेम संबंध का अफवाह फैला देते हैं। ममिया तबर हिंद एक स्थान थी, वहाँ का जो सूबेदार था अल्तुनिया ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया हुआ था। विद्रोह को दमन करने जाती हैं तो वहीं पर अल्तुनिया से ही वह हार जाती हैं और उसके बाद उसे विवाह का ऑफर दे देती हैं। एक प्रकार से कहती हैं क्या आप हमसे विवाह करना चाहेंगे, तो विवाह वह कर लेते हैं और विवाह करके वापस ही आते रहते हैं कि 1240 में कैथल के निकट जो है रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। जो रहते हैं डाकू लोग वह समझते हैं कोई अन्य है कि लूट लेंगे, तो जो है रजिया सुल्तान को ही वह मार देते हैं। आगे हम देखेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन रहते हैं। इल्तुतमिश का जो है उत्तराधिकारी कौन कौन रहता है। सबसे पहले इल्तुतमिश के मरने के बाद 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वह शासक बनता है, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र रहता है। लेकिन उसके बाद रजिया सुल्तान न्याय की गुहार लगाकर 1236 से 1240 तक शासिका के रूप में रहती हैं। उसके बाद 1240 से 1242 बहराम शाह, जो कि बहुत कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए थे जो कि पढ़ा जाए, जो वह भी एक इल्तुतमिश के पुत्र थे। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन करते हैं, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था, इल्तुतमिश का पुत्र था। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन करता है 1246 से 1266 तक, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र होता है। तो ये कुल मिलाकर इतने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी होते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद कौन बनता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के विषय में हम पढ़ें तो 1246 से 66 तक वह शासन करता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक यह बनता है। यह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था।
यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपने जीवन का यह यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन को ही अगला शासक एक प्रकार से वह बन जाता है। यह जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था, जो टोपी सिलकर कुरान पर की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था, इसे एक प्रकार से औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि वह भी ऐसे कार्य किया करता था। तो आगे हम देखेंगे अगला शासक कौन है, बलबन। 1266 से 86 तक जो कि शासन करता है। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार जैसे कि नवरोज़ को मनाना शुरू किया। इसने दरबार में सजदा और पैवोस की भी प्रारंभ की हुई थी। आगे हम देखें तो इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियाकत खुदा, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया अपने आप को बताया। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को इसने अपनाया हुआ था। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, जिसको शुरू किसने किया था, हमने अभी भी आपको पढ़ा दिया अच्छे से। तो आप बताइए जो दल चालीसा है जिसे बलबन ने ख़त्म कर दिया, इसकी शुरुआत किसने की थी। दल चालीसा को 40 सरदारों की जो एक प्रकार से गोष्ठी थी उसको किसने बनाया हुआ था, यह कमेंट करके अवश्य आप बताइएगा। आगे हम देखें तो बलबन के बाद अगला शासक कैकवाद बनता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। और इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कीउमर्स बनता है, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। कुल मिलाकर यहाँ पर गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। जलालुद्दीन जो है वह खिलजी वंश की शुरुआत कर देता है। ये सभी जो चैप्टर्स आपको कराए जा रहे हैं, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज नोट्स सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहले आप सुन लीजिए कितने में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। 86 048 46 796 पे आप मैसेज करेंगे, सर BA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको QR कोड दिया जाएगा। 30 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इस 30 रुपीज़ में आपको मिलेंगे क्या क्या चीज़ें, ये देखिए। जो भी 12-13 चैप्टर में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है वह आपको मिलेगा। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में रहेगा, एग्जाम फोकस्ड रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे 2-3 उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, सॉल्व रहेगा, एक्सप्लेन्ड, उसमें पैटर्न एनालिसिस किया जाएगा, जिससे आपको पता चले कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। और आप में से ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं, सर मैं सीरीज़ खरीदना नहीं चाहता हूं लेकिन पढ़ना तो चाहता हूं। तो सीरीज़ की भी आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे उसी ग्रुप में। तो चैनल में जुड़े रहिए, साथ ही साथ उस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहिए तो पेमेंट करके अभी से जुड़ जाइए। और क्लासेस रेगुलरली आपकी चल रही हैं, आपको नोट्स रेगुलरली उसमें भेजे जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर चलेंगी। आप यहाँ से पढ़ते रहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए। दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।